आज आप बवाना में देख लो जाके, नरेला में इनके प्लॉट नहीं बिक रहे, फ्लैट नहीं बिक रहे, क्यों नहीं बिक रहे? तो ऐसा नहीं है कि आप घर तो नहीं बैठ जाओगे, घर बैठ जाओगे तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्या करें? आपके लिए एक सवाल भेज दिया कि आज तक के जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, ऐसा तो कह नहीं सकते कि गलती नहीं हुई, सबसे होती है गलतियां, ठीक है। भगवान राम से भी गलती हुई थी, तो आपसे भी कुछ गलतियां होंगी। 500 रुपए मैंने 500 रुपए दे रखे, पता क्या हुआ उसमें? तो बजाय उसके एक ग्रुप बने, कहता है मैंने तो काम करना है, मैंने अपने गांव के लिए काम किया, यही सोच के किया है, इस देहात के लिए भी किया जितना मैं कर सकता था, मैं ये सोच के करता हूँ, कभी नहीं करता मुझे क्रेडिट मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। देखिए, नरेश राव जी हमारे साथ बैठे हैं, आप यहाँ देखिए, नारपुर गांव से हैं, सड़ा माना चेहरा है, पॉलिटिक राजनीति का ही बैकग्राउंड, लेकिन हमारी जो गांव की लड़ाई है, क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको ऐसे समझदार और एक्सपीरियंस होल्डर आदमी की बहुत जरूरत है, जिसने हर एक तरह से इन लड़ाइयों को जाना हो, पहचाना हो, अच्छी तरह काम करेगा। इनकी एक पत्रिका है, इसमें इसको कभी पढ़ोगे आप तो आपको दिख जाएंगे कि विचार इनके हैं। कुछ विचार हम भी लेते हैं इनके। सर बैठे हमारे साथ, अब इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। नरेश जी नमस्कार। तो सर जी, पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को, ताकि पता चले कि कहाँ से एक्टिव हुए और आजकल आपकी जो सोच है वो क्या चल रही है। मेरा नाम नरेश राव है और मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से दिल्ली देहात के किसानों से संबंधित समस्याओं के लिए जो है काम करता रहा हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरे चाचा जी होते थे राव सिंह, वो इस देहात में बहुत काम करते रहे और 65 से वो जनसंघ के लिए भी काम करते रहे और किसानों के लिए भी काम करते रहे। उसके बाद 80 से मैं लगातार फिर ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा सर जी, राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं जो है प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे काम कर चुका हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, चलो ठीक है सर। यहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का फेवर करोगे आप? नहीं ठीक है, हम एक सामाजिक समस्या को लेकर खड़े बैठे हैं। नरेश यह है, बात ये है, ठीक है, कि गांव वाले थोड़ा डायरेक्ट कह देते हैं। हमने थोड़ी सी आपके साथ बैठ के, ठीक है, नेताजी के साथ बैठ के ये बात सोची है कि हंसते हंसते अपनी कड़वी बात डाल दो। मैंने आपसे पूछ लिया, क्लियर कर लिया कि भाई कहीं राजनीति से नहीं घुस जाएगी। नहीं। अच्छा ये बताइए सर, गांव के जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं, अभी प्योरिटी के आसपास क्या चल रहा है कि हाउस टैक्स, और बवाना में भी शायद एक बार टैक्स के मुद्दे आए थे ना, मतलब तो सर ये हाउस टैक्स की सच्चाई क्या है? छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जानकारी आप ही दे सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो हाउस टैक्स का इशू है शायद दिल्ली के अभी देहात में तो आना शुरू हुआ है, क्योंकि अर्बनाइज अभी होने शुरू हुए हैं, गाँव अर्बनाइज हुए हैं। लेकिन मेरा गाँव नाहरपुर जो है वो 82 में अर्बनाइज हो गया था। 79-81 में हमारे यहाँ एक्विजिशन हुआ था, तो उसके बाद 82 में अर्बनाइज हो गया। हमारे यहाँ हाउस टैक्स के नोटिस 82-83 के आसपास आने शुरू हो गए, तो हमें ये लड़ाई उसी टाइम से लड़नी पड़ रही है। तो उस समय के जो गांव थे जो अर्बनाइज हुए थे उन सब में ये समस्या आई थी। तो उस समय जब नोटिस आया तो उसके बाद हम जो है इसके लिए दाएं बाएं पॉलिटिकली ये वो जो एफर्ट्स करते रहे, सामाजिक तौर पर करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट जब नहीं निकलता दिख रहा था, तो उस समय हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है चौधरी भक्त सिंह जी थे। तो मैं था, एक लोग और थे, और चौधरी भक्त सिंह जी को लेके हम जो है उस समय कॉर्पोरेशन में मेयर थे महेंद्र सिंह साथी, उनके पास गए थे और चौधरी साहब ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। अब यहाँ राजनीति वाली कोई बात नहीं, वो कांग्रेस से थे, बट उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने महेंद्र सिंह साथी को कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली के देहात में किसी भी गांव में हाउस टैक्स का कोई नोटिस ना आए। कारण कि अभी तक आपने किसी गांव में कोई ऐसा डेवलपमेंट किया नहीं है कि जिसके कारण आप हाउस टैक्स मांगे। क्यों आप हाउस टैक्स मांग रहे हैं? अभी तक डेवलपमेंट क्या किया आपने? सच्चाई भी थी, गांव में कोई विकास का कार्य एमसीडी ने किया नहीं था, सरप्राइज हुआ ही था। महेंद्र सिंह साथी जी भी बेचारे अच्छे आदमी थे, उन्होंने बात चौधरी साहब की मानी और उन्होंने कहा जी आप बताओ कि क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि नोटिस आपके जो है कैंसिल हो जाए और आगे नोटिस ना आए। महेंद्र सिंह साथी जी ने उसी टाइम जो है वो ऑर्डर कर दिया कि भाई अपने पीए को बुला के कहा कि इनको जो है देहात में नोटिस अभी ना भेजे जाए किसी में। और उसके बाद 10-12 साल निकल गए, 10-12 साल तक कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद फिर जो है 10-12 साल के बाद एमसीडी एक्टिव हुई और फिर नोटिस भेजी। फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अफसरों को, नेताओं को मिले, वो फिर डंप हो गया, फिर कुछ साल निकल गए, फिर ऐसे ही करते कराते कई वो निकल गया। फिर ये 2007 के आसपास फिर दोबारा नोटिस आने शुरू हुए, फिर प्रेशर बनना शुरू हो गया। तो उसके बाद एमसीडी ने प्रेशर बनाया, तो तब के जो नेता थे उनसे हम लोग मिले, अधिकारियों से मिले,
फिर ये हमने जो है प्रेशर बढ़ा के और ये तब फिर रुकवाया। अभी 2019 में रिसेंटली जो है वो बहुत प्रेशर एमसीडी ने बढ़ा दिया था और एमसीडी ने तय किया कि साहब हम 2004 से हाउस टैक्स वसूल करेंगे। 2019 से भी नहीं, करंट से भी नहीं, वो कह रहे हम 2004 से वसूल करेंगे। अच्छा, पीछे का भी जोड़ जाड़ के पीछे का हाउस टैक्स भी, पेनल्टी भी और इंटरेस्ट भी। जो पेनल्टी और इंटरेस्ट पता चलता है कि ओरिजिनल से कई गुना ज्यादा बैठता है। मतलब कि हम एक लोकल भाषा में कह सकते हैं कि जितने की प्रॉपर्टी है उससे भी ज्यादा। हाँ नहीं, जितना टैक्स आपका बनता है उस टैक्स से कई गुना ज्यादा अमाउंट बन जाता है पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा, क्योंकि 2004 से आपका इंटरेस्ट भी जुड़ रहा है जो 1% पर मंथ के हिसाब से कंपाउंड, 1% पर मंथ कंपाउंड, तो उस पर पेनल्टी है। इसमें जो हमारी जनता है इसके राइट रहे कहाँ गए? इसमें फिर मैं आपको बताता हूँ 19 में कुछ भी शुरू कर दिया। हाँ, कुछ भी शुरू कर दिया। अभी फिर 2019 में जब आए तो हम लोगों ने प्रयास किया, आसपास के अपने 2-4-5 गांव के लोगों को बुलवाया और उसके बाद हम एमसीडी के नेताओं को मिले। जब एमसीडी के नेताओं को मिले उसके बाद फिर हम कमिश्नर को मिले। कमिश्नर ने, एडिशनल कमिश्नर मैडम थी हाउस टैक्स की, उनको भी बुलवा लिया। उसके बाद फिर अलग से जो है मैडम के साथ मीटिंग हुई। मैडम को के सामने हमने सारी समस्या रखी कि दिल्ली के देहात के गांव जो हैं जो अर्बनाइज हो गए हैं वो कहने को अर्बनाइज जरूर हो गए हैं लेकिन फैसिलिटी अर्बनाइज वाली कुछ भी नहीं है। आप एक रोड को जब क्रॉस करोगे तो शहर और गांव अलग पहचान में आता है। आप किसी गांव में चले जाओ, सेंट्रल दिल्ली के किसी गांव में चले जाओ, गांव की हद में पहुंचते ही पता चलता है कि गांव शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्यों? आप शहर को डेवलप कर रहे हैं और एक रोड बीच में, वहां से फिर गांव शुरू होता है, तो गांव और शहर में इतना फर्क क्यों है कि गांव की रोड क्रॉस करते ही पता चलता है गांव में। सर आपने आपने एक बात बोली थी, ठीक है, कि गांव और शहर, गांव जहां से शुरू हो जाते हैं सब पता चल जाता है। तो इससे हम एक चीज पकड़ सकते हैं कि इतने दिन हो गए गांव के अंदर कुछ भी काम करने की नहीं सोची है सरकार ने, अब यहीं से शुरू कीजिए सर। दूसरा मैं उसमें एक बताता हूँ कि उस समय जब 2019 में बहुत प्रेशर इन्होंने बनाया कि 2004 से हम लेंगे टैक्स, तो हम लोग जब कमिश्नर से और एडिशनल कमिश्नर मैडम से और सबसे मिले तो ये आया कि भाई चलो जो है वो कहने लगी जी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी कहा टैक्स वैक्स हम नहीं देंगे, टैक्स देंगे आप डेवलपमेंट तो करो, विकास तो करो, गाँव में जो फैसिलिटीज देनी चाहिए देना दो ना। जिस रेशियो में आप शहर में सफाई कर्मचारी नियुक्त करते हैं उसी डेंसिटी की उतनी आबादी में या उतने क्षेत्रफल में जो है उतने गांव में भी कर दो। कौन नहीं देगा? सब दे देंगे हाउस टैक्स। कोई फैसिलिटी तो कोई दे नहीं रहे ना, सफाई के नाम पे कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा आप लिख के दे दो आपका शायद। तो जब बहुत प्रेशर था तो हम 5-7 गांव के जो लोग थे सबने तय किया कि भाई ऐसा करो कि अब से ले लो, हम अब से दे देंगे टैक्स, करंट ईयर से आप ले लो। तो वो उस समय को लिख के दे दिया कि साहब 2019 की बात थी कि साहब अब से जो है आप इसको ले लो, करंट ईयर से हम दे देंगे, रेट वेट ठीक रखो तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो है और कमर्शियल पे, रेजिडेंशियल पे ना दिया जाए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे उनका ज्यादा फोकस था। उसके लिए हम यहाँ जोन में चेयरमैन को भी मिले, जोन में कमिश्नर को भी मिले, सबको इस तरह डीसी को। सर छोटी सी बात करूंगा बीच में, उसमें फिर आपको कमर्शियल कह रहे हो आप, ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा पकड़ ले, जैसे बवाना गांव होगा, हीरागड्डी होगा, तो इसमें कमर्शियल जो प्रॉपर्टी थोड़ा सा बताओगे कौन कौन सी है? कमर्शियल में क्या है कि मैं आपको बताऊं, कमर्शियल में ये हो रहा था कि भाई उनका फोकस था कि जहां शटर लगे हैं और कमर्शियल मीटर है, जो कमरे वगैरह किराए पे ना वो रेजिडेंशियल में है। अच्छा, रेजिडेंशियल टेनेंटेड, ठीक है, उसका फैक्टर अलग लगता है। अच्छा हाँ, तो कमर्शियल का मतलब था कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, दुकानें खुली हैं, शटर लगा है और कमर्शियल मीटर एनडीपीएल से लगा हुआ, ठीक है, वो था। तो हमने कहा चलो कमर्शियल का देंगे। उन्होंने भी कहा, या जोन में भी माना उन्होंने कि ठीक है आप जो है रेजिडेंशियल छोड़ दो, कमर्शियल पे दे दो। लेकिन वो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, कमर्शियल तो देना शुरू करे, फिर रेजिडेंशियल को भी खींच लेंगे साहब। हाँ ठीक है, एक बार आए तो सही, अकाउंट तो खुले उसका, पॉलिसी थी गवर्नमेंट की। खैर बहरहाल वो हमने जब लिख के दिया तो उस समय तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो 2 साल 3 साल ये कोरोना के निकल गए और अब उन्होंने क्या किया है 2019 से मानना शुरू कर दिया कि साहब अब 2019 से वो टैक्स जमा करिए। अच्छा, रेजिडेंशियल का 2 साल का और कमर्शियल का 4 साल का। अब वो टैक्स इतना ज्यादा बनता है कि अब जैसे मैं यहाँ पार्टिकुलर नाहरपुर की बात बताता हूँ, 230 रुपए का इन्होंने वैल्यू रखा है, जो रेट रखा हुआ है वो 30 रुपए का, 230 रुपए का रखा है। जबकि आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो दूसरे गांव में 200 भी है, उससे कम भी है। 230 रुपए, थोड़ा इसको खोल के बताओ। 230 रुपए का मतलब है कि इसमें फैक्टर लगता है कि जैसे 230 रुपए पर मीटर के हिसाब से आपकी वैल्यू निकलेगी। अच्छा, कि जैसे मान लिया 100 मीटर का आपका प्लॉट है तो 230 रुपए के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, वो आपकी वैल्यू होगी 1 मीटर के 230 रुपए, उस पर फिर फैक्टर लगेगा 1 मीटर के 230 रुपए, 1 मीटर के 230, ठीक है।
तो उस पर फिर फैक्टर लगेगा कि साहब आपका कंस्ट्रक्शन कब का है, 2010 से पहले का है, 2000 से पहले का है। फिर उसके बाद फैक्टर लगेगा कि आपका कच्चा है या पक्का है, ठीक है, कड़ी टुकड़ी का है या लिंटर्ड है। उसके बाद ये एस्बेस्टस शीट है तो उसका अलग अलग है, 0.1 है, 0.75 है, इस तरीके से अलग अलग वो रेट है। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई उसके बाद फैक्टर लगता है कमर्शियल है तो 4 लगेगा, 4 में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 1 लगेगा, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो फिर जो आपका 2 लगेगा, यानी कि फिर वो दोबारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते कराते हालत ये बनती है कि हमें पता चलता है कि जितने की जमीन है उसका आधा चौथाई ये नहीं लेते हैं। हाँ जो बहुत ज्यादा था, फिर उस पर टैक्स लगेगा, फिर जो वैल्यू निकलेगी फिर उस पर टैक्स लगेगा। नरेश जी आपने इतनी बार बता दी, इतनी बार सुन के सही बताऊंगा, ठीक है, मैं वैसे चेहरे से हंस रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया कि ये बताइए कि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने बनाया है, उससे पैसे लगाए, उस पर इतनी पॉलिसी, इतने कानून, इतने जो आपने बताए पॉइंट थोपती है, उसकी मर्जी नहीं पूछ रहे, मर्जी नहीं पूछ रहे। उसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, अभी क्या किया है कि उसमें ये सारे फैक्टर तो लगे गए। उसके बाद फिर वो 2019 से लेके 4 साल का आपको वोट देना, फिर 4 से गुना सीधा सीधा हो गया कि मान लिया आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता है तो 4 साल का 4 लाख रुपए आपका टैक्स हो गया। फिर उस पर उन्होंने क्या किया है कि अब से पहले जब यूनिफाइड एमसीडी नहीं थी, जब 3 एमसीडी थी दिल्ली में, तो 3 एमसीडी में तीनों का रेट अलग अलग था। नॉर्थ और ईस्ट इनका रेट एक था कि 15% कमर्शियल का आपका लगेगा, 7% रेजिडेंशियल का लगेगा। साउथ एमसीडी में 20% का रेट था। अब इन्होंने क्या कि साउथ एमसीडी एक का मतलब है तो 30% एरिया आपका ऐसा था ना जो 20% देने लायक था, बाकी जो आपका 70% एरिया ऐसा था जो 20% टैक्स नहीं देने लायक था, 15% की कैटेगरी में आता था। अब इन्होंने क्या किया कि यूनिफाइड हो गई, तो उसको कहा सब यूनिफाइड हो गया और वो टैक्स मैक्सिमम उठा दिया कि सब 20% टैक्स आपका लगेगा, मतलब वो 5% इंडायरेक्ट में टैक्स बढ़ा दिया सीधा सीधा। अरे पहले हम हमसे 15 ले रहे थे तो अब 20 क्यों ले रहे थे, करे अब यूनिफाइड हो गया ना, तो वो सब टॉप वाला जो उठा रहा है उनके यहाँ भी 15 लागू कर दो। भाई साउथ में भी तो 15 वाला भी तो कर सकते हो, यूनिफाइड किया तो यूनिफाइड रेट 15 का ले रहे हो 20 की बजाय, लेकिन नहीं हम 20 का रेट लेंगे। तो उससे जो है टैक्स बहुत 5% का टैक्स का रेट बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हुआ कि अब इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया कि सब 2019 से वो टैक्स अब दे दो। अब नोटिस आ रहे हैं सब जगह, पीरागढ़ी इधर उधर भी आ रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, नागपुर में भी आए हुए हैं। 2004 की कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, करके उन्होंने भेजी हुई है कि सब अब 2004 से टैक्स जमा कर दें। इसके लिए इन्होंने जो है अभी 2 महीने पहले वो डेट खत्म हुई है, 30 तारीख की लास्ट डेट रखी हुई थी कि एक स्कीम निकाली थी। हाँ उसमें भी ये है कि वो एमनेस्टी स्कीम निकाली गई थी, और एमनेस्टी स्कीम के तहत जिसने भर दिया वो तो ठीक, अब नहीं भरा तो फिर आप 2004 पे जा खड़े हो, 19 से नहीं अब 2004 से, क्योंकि आपने एमनेस्टी को अवेल नहीं किया तो आप 2004 पे जाओगे। नरेश जी छोटे छोटे 1-2 पॉइंट पकड़ो, जैसे कि आम जनता है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे तीनों के नोटिस आ गए, हम बेफिक्र बैठे हैं कल तक, ठीक है, जिसका लेना देना हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पे कर्जा आएगा लाखों का अचानक, तो दिमाग हिलेगा, सिस्टम हिलेगा सारा का सारा, ठीक है, डिस्टर्ब होगा सब कुछ। अभी क्या है कि आपका ये जो पूरा एरिया डिस्टर्ब बैठा है, अभी बावना भी नोटिस की कुछ खबर आई है, तो आप ये बताइए ये जो 360 के नाम से पीरागढ़ी में महापंचायत कर रहे हैं, पंचायतों पे से ठीक है धीरे धीरे पब्लिक का भरोसा उठ रहा है क्योंकि वो कुछ करने नहीं पा रहे, लीगल सिस्टम में चलते नहीं, तो आप उस पंचायत को या जिनके भी नोटिस आए हैं आप जनता को क्या राय देंगे कि इस चीज से बचे किस तरह, लड़े किस तरह? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो 2019 के बाद अभी जब ये नोटिस आए थे ना, जो एमनेस्टी निकाली थी, उस एमनेस्टी में मैंने लोगों को ये कहा था, क्योंकि अब कोर्ट भी प्रेशर बना रही है कि आप अपना टैक्स वसूलो। एमसीडी की हालत से कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वाकिफ नहीं है, सब वाकिफ हैं, सबको पता है कि रोज कभी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे, सफाई वालों की, कभी टीचर्स की, कभी उसकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो कोर्ट कचहरी और सबने ये प्रेशर बनाया हुआ कि तुम अपनी वसूली करते नहीं हो और दूसरों से भीख मांगते हो, कभी दिल्ली गवर्नमेंट से, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इन पे प्रेशर था, तो मुझे थोड़ा सा इंटरनल ये पता था कि टैक्स का जो है प्रेशर बनेगा, तो मैंने लोगों को ये कहा था कि एमनेस्टी निकली है तो एमनेस्टी को अवेल कर लो। रेजिडेंशियल को छोड़ के कमर्शियल जो एक्टिविटी हो रही है, वो गांव में कमर्शियल मान लिया 20% 30% एरिया में ही है, सारे गांव में तो कमर्शियल है नहीं, अंदर तो है नहीं कि बाहर बाहर चारों तरफ हर गांव में जो है कमर्शियल एक्टिविटी है, तो उसका टैक्स लेके इस एमनेस्टी को अवेल कर लो। लेकिन बात वही आती है, फिर आपको राजनीतिक इश्यू आ गया। केजरीवाल जी का कहना ये था कि हम जो हाउस टैक्स खत्म कर देंगे। अच्छा, लोगों में एक बहुत बड़ा रूमर था कि नहीं अब तो एमसीडी में केजरीवाल आ जाएगा और उसके बाद हाउस टैक्स खत्म हो जाएगा। तो बात वही हुई कि लोगों ने उसको नहीं अवेल किया सिर्फ इसलिए कि अब तो एमसीडी में आना है केजरीवाल और उसके बाद तो हाउस टैक्स हमारा खत्म हो जाना है। कहाँ खत्म हो गया, आ गया ना दोबारा डंडा, 2004 से नोटिस आ गया। सर एक बात बताइए, जिस केजरीवाल जी ने कहा कि मैं हाउस टैक्स खत्म कर दूंगा, ठीक है, तो मान लीजिए लेट हो गए, वह किसी काम में बिजी हो गए, मुख्यमंत्री हैं और भी स्टेट देखनी पड़ती है, हम उनके फेवर में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या केजरीवाल जी या कोई और सरकार
हाउस टैक्स खत्म कर सकती है? हाँ कर सकती है सरकार, क्यों नहीं कर सकती है। हाउस टैक्स सारा नहीं खत्म कर सकते, आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है हाउस टैक्स है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सब जिस एरिया के लिए, देखो हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लेती है एमसीडी, क्योंकि डेवलपमेंट के काम करती है। डेवलपमेंट में वहां जैसे सफाई का काम है एमसीडी करती है, नालियां साफ करनी है, गलियां साफ करनी है, दूसरे सब काम करने हैं, विकास के काम करने हैं, तो वो एमसीडी करती है, लेकिन वास्तव में नहीं करती है। रिकॉर्ड पे कागज पे तो सब कुछ है, लेकिन वास्तव में आप उठा के देख लो कि किसी भी गांव में, नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गांव में आप उठा के देख लो कि कितने सफाई कर्मचारी रिकॉर्ड पे होंगे, बट कितने गांव में एक्चुअल आते हैं, और एक गली में कितने दिन के बाद सफाई होती है, किसी गली को उठा के। तो जब आप सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो केजरीवाल साहब कह सकते हैं कि सब नहीं है, गांव में प्रॉपर काम हो रहा है, ठीक है तुम टैक्स मत वसूल करो, जब आप प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे टैक्स भी लेना शुरू कर देंगे, और लोग दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे, कोई मना नहीं करेगा। बिजली का बिल हर आदमी जमा करता है ना, यूज करता तो देता है, पानी का बिल देता ही है, तो टैक्स भी दे देगा, फैसिलिटी तो दो। अच्छा सर, जैसे कि पंचायतें होती हैं जगह जगह, और पंचायतों में क्या होता है कि हम थोड़ा सा ना, ठीक है जैसे भवाना से हो गई, हम सावदा से हो गई, तो थोड़ा ग्रामीण एरिया है इधर का, ठीक है, इतना दिमाग यूज करते नहीं, उनमें आपस में भाईचारा होता है, भरोसा होता है, बॉन्डिंग होती है, कि वो क्या कहते हैं पंचायत का अगर बुलावा आ गया तो तुरंत जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे पंचायतों का भरोसा खत्म हो रहा है। खत्म क्यों हो रहा है कि पंचायत को डिसीजन नहीं लेने पा रही, कुछ काम नहीं करने पा रही, सिर्फ मुद्दा उठा के छोड़ देती हैं। अभी पीरावेटी में 360 की पंचायत है, उसकी काफी ठीक है खबरें चल रही हैं कि भाई इस मुद्दे पे बोलेंगे, उस मुद्दे पे बोलेंगे। तो आप ये बताइए कि इन पंचायतों की सच्चाई क्या है, क्योंकि आप इतने दिन हो गए, आप सच्चाई बता सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को पर्सनल पकड़ के ठीक है उसकी बुराई कीजिए, लेकिन सच्चाई बताइए। नहीं, किसी की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है। पंचायत मैं आपको बताऊं कि मैं ये सोचता हूँ कि कोई किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं भी कुछ भी करे, काम करे, अगर वो वास्तव में उसकी इच्छा काम करने की, इच्छा शक्ति उसकी काम करने की, तो उसको काम करना चाहिए, चाहे वो पंचायत के स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पर। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस पिछला रहा है पंचायतों के बारे में, मैं किसान पंचायत से भी बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा, लैंड अमेंडमेंट एक्ट जो आए उनमें भी मैंने काम किया, बाकी बहुत सारी चीजों पर मैंने काम किया दिल्ली के देहात में। पंचायतों के रिजल्ट इसलिए नहीं निकलते हैं कि पंचायतों में चंद लोग जो है एक तरीके से कैप्चर करते हैं उसको, पंचायत को, ठीक है। लोगों की भावनाएं पंचायतों के साथ देहात का होने के कारण जुड़ी हुई, क्योंकि पंचायत हमारे जो खून में है, पंचायत हमारे पीछे से चली आ रही है। लेकिन अब स्थिति है कि पंचायतें तो बची नहीं है, पंचायतें खत्म हो गई, और पंचायत में जो लोग हैं वो किसी प्लेटफॉर्म को लेकर मतलब उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ही हो रहा है। जैसे इश्यू को मैं बताता हूँ, हाउस टैक्स पे मिसगाइड हुआ एक तरीके से कि सब, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी लोग टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं ये सोच के, जो करना भी चाहता है वो ये सोच के नहीं कर रहा है कि 3 तारीख को पंचायत है पीरागढ़ी में, शायद जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि मुझे नहीं लगता कि बहुत रिजल्ट कोई निकलना इस तरीके से, क्योंकि पंचायतों में यही होता है कि पंचायत, और उसके बाद अगली डेट, फिर पंचायत, अगली डेट आप पीरागढ़ी में, अगली किसी और गांव में हो जाएगी, तीसरी किसी और गांव में, चौथी किसी और में। कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं निकल पा रहा है कि आप या तो वहां कोई कमेटी फॉर्म कर, लोगों की ओपिनियन ले, मैक्सिमम जो लोग चाहते हैं उनकी ओपिनियन ले, उसके बाद एक 10 लोग, 12 लोग, 15 लोगों की कमेटियां बनाए, कमेटी बना के वो उस पर काम करे, वो देखे कि इसका लीगल एक्सपेक्ट क्या है, और दूसरे सब चीजें क्या है, पॉलिटिकली किसको अप्रोच करे, कौन कर सकता है, उसको क्या कहे, क्या प्रेशर करें, जहां भीड़ दिखाने की जरूरत है आप ले जाओ लोगों को, सब जगह लोगों को पंचायत कर करके क्या लोग, ठीक है। लेकिन वैसी फॉर्मेशन किसी कमेटी की या कोई वैसी देखता नहीं हूं कि कहीं कुछ ऐसा होता हो। सब ये है कि मैं चौधरी हूं, अगर आपको कोई विषय की जानकारी है और आप बोलना चाहते हैं पंचायत में, आपको शायद ना बोलने दीजिए, बैठ जाए, तेरे को नहीं पता इतना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है। तो जब तक ये अहम लोगों का नहीं निकलेगा ना कि मैं पंचायती हूँ, मैं पंच हूँ, मैं फलाने गांव का पंच हूँ, मैं फलाने 100 गांव का पंच हूँ, मैं 500 गांव का, 200 गांव का पंच हूँ, जब तक ये सब भावनाएं नहीं निकलेंगी तो हमारी, ऐसा नहीं है देहात में पढ़े लिखे बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है वो काम करना नहीं जानते हैं या काम करना नहीं चाहते, वो करना चाहते हैं, उनको आप एक प्लेटफॉर्म दो और उनको बताओ कि जाओ ये काम रिजल्ट करके दो, देखो देंगे कि नहीं देंगे। आज सरकार को चला रहे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, पार्लियामेंट मेंबर बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, ऑफिसर बैठे हैं, तो वो जब सरकार को चला रहे हैं तो क्या मतलब देहात को नहीं चला पाएंगे? कुल मिला के कह सकते, लेकिन उनको आगे प्लेटफॉर्म दिया नहीं जाता। नरेश जी कह सकते हैं कुल मिला के कि पंचायतों में एक कमी ये है कि जो हमारी एजुकेशन है उसको स्पेस नहीं दिया जा रहा, उसको जो है उस योग्यता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वहीं से हमारे उसी पंचायत में से कुछ लोगों को निकाला जाए, बच्चों को निकाला जाए, उनसे वॉलंटरी उनको लिया जाए कि बताओ कौन कौन इसमें टाइम देना चाहता है और कौन काम कर सकता है, जैसे जिसके उपयोग करे वैसा उसका यूज करें, ठीक है सर। तो सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं बनेगा? कल सरकार को वोट चाहिए, प्रेशर बनेगा, सरकार माफ कर सकती है। अच्छा सर, शहरीकरण ये नाम आ गया, अभी जो गांव शहरीकरण घोषित किए गए उनके लिए क्या संदेश आपके? पहले तो ये बताइए।
देखो, मैं कई गांव की पंचायत में भी गया हूँ, जुगजड़ी ने बुलाया था और एक दो जगह जैसे बुलाते रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमने जिस चीज को दिल्ली में भुगता है, आगे हमारा जो देहात है वो ना भुगते, क्योंकि ऐसे कम गांव हैं कि जिनकी पहले जमीनें चली गई थी, उन्होंने जो कुछ प्रॉब्लम फेस की है, अब जो ये सारे बहुत बड़े स्केल पे वो हुआ है, आपका ये अर्बनाइज हुआ है एरिया, इन लोगों को नहीं भोगनी पड़े। ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण अपने गांव को ही देता हूँ। हमारे यहाँ जब 79-80 में जो लैंड एक्वायर होगी नाहरपुर का, तो एक्वायर होने के बाद जो डीडी ने प्लॉटिंग शुरू की, 82 में यहाँ पोजीशन देने शुरू कर दी, 82-83 में। और मेरे गांव की बिल्कुल बाउंड्री से, जहां गांव की फिरनी थी, यहाँ लॉकडाउन तो बड़ा नहीं है, चकबंदी नहीं, क्योंकि 1908 की चकबंदी हमारे यहाँ एग्जीबिशन जल्दी हो गया था, इसलिए 1908 की वो है लालडोरा। तो उसके कारण से आबादी जो है वो आप लगा लो 1/4 आबादी जो है वो सिर्फ लालडोरा में आती है, 3/4 ऑफ द टोटल एरिया जो है वो बाहर है, एक्सटेंडेड लालडोरा। अब उसके लिए क्या है कि डीडीए ने जो प्लॉटिंग की, जो हमारी फिरनी थी, उस फिरनी को भी जो है खत्म करके बिल्कुल दीवार से टच करके प्लॉटिंग कर, यानी कि 1 इंच भी जगह बीच में नहीं छोड़ी कि एक आदमी, अब एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे 4 भाइयों का डिवीजन है, तो एक भाई दूसरे अपने प्लॉट में जाकर इतना भी रास्ता नहीं छोड़ा कि 10 फीट का 5 फीट का भी रास्ता छोड़ दे। हमें उसके लिए लड़ना पड़ा, डीडी ऑफिस पे धरना देना पड़ा, बहुत दिन धरने पे बैठे रहे, सब 83 में 84 में, और उसके बाद तब से वो लड़ाई जारी रही, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उसके बाद जो है एक 93 में, उसके बाद हम हाईकोर्ट चले गए 88 में, 87-8 में, तो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से डिसीजन आ गया, बहुत बढ़िया डिसीजन आ गया, लेकिन वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 93 में डिसीजन आया जस्टिस जसपाल सिंह का, और उसके बाद वो जो है 2003 तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, डीडी ने दबा के रख लिया उसको और नहीं लागू किया। उसने कहा था कि आप पेरिफेरल छोड़ो, पार्क छोड़ो, ये करो, वो सब फैसिलिटी उसने दी। अब क्या होता है कि 2003 में मुझे फिर आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के नाते आरडब्ल्यू के थ्रू केस डालना पड़ा, फिर दोबारा जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हाईकोर्ट में, जो आज भी पेंडिंग है सर, अपने आज तक भी चल रहा है। अब शायद आप लोग के एरिया में जो है अभी नहीं उतनी महत्व होगी जमीन का, लेकिन हमारे यहाँ 1-1 इंच पे डीडी लड़ रही है, 1-1 इंच पे, क्योंकि यहाँ 1-1 इंच, 1 मीटर जो है वो 4-4, 5-5 लाख रुपए ऑप्शन में रेट जा रहा है, डीडी जो बेच रही है, तो इसलिए 1-1 इंच पे डीडी लड़ रही है। 20 साल से हाईकोर्ट में वो कह रही है जी नहीं, हम नहीं देंगे और नहीं देंगे। ये मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पार्क छोड़े हैं, 5-6 पार्क गाँव में छोड़े हैं, और उन 5-6 पार्क का एरिया आप सुनोगे तो 400 मीटर से लेकर 800 मीटर तक के पार्क, 400 मीटर का पार्क होता है, एक प्लॉट होता है 400 मीटर, वो भी हाईकोर्ट ने जबकि ऑर्डर कर रखा है कि 1200 मीटर से कम कोई पार्क नहीं होगा, उसके बावजूद 400 मीटर है, अभी भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर, आपने 2 बार कोर्ट का जिक्र किया और डीडीए का भी साथ में, आपने कहा मैं ऑर्डर लेके आए, लेकिन डीडीए ने उसको नहीं माना, लागू नहीं किया। दूसरा ये कहा कि 400 मीटर के 500 मीटर के पार्क दे रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट कुछ और कह रहा है। तो सर, ये जब कोर्ट की ही नहीं मानते डीडीए जब कोर्ट की ही नहीं मानता, तो क्या कोर्ट से ऊपर हो चुका है? कोर्ट से ऊपर नहीं हो गया, लेकिन बढ़ती है, कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन एक बदमाशी है, एक तरीके से डीडीए जो है ना एक बिल्डर हो चुका है। आप देखोगे ना डीडीए की हाउसिंग देखना, आप कभी रोहिणी में देखना, रोहिणी से आगे देखना, पीतमपुरा शालीमार में देखना कि कितने स्पेशियस फ्लैट डीडीए बनाती थी, हैं? आज आप भवाना में देख लो जाके, नरेला में इनके प्लॉट नहीं बिक रहे, फ्लैट नहीं बिक रहे, क्यों नहीं बिक रहे? स्पेस ही नहीं है भाई। जो आदमी रहना चाह रहा है, चाहे आप भला इसको 30 लाख का दे रहे हो, 40 लाख का दे रहे हो, 50 लाख का दे रहे हो, लेकिन 50 लाख में वो रहने के लिए जगह ले रहा है ना, उसमें घुसने के लिए जगह नहीं, क्यों नहीं बिक रहे हैं? 30,000 फ्लैट जो खड़े हुए डीडीए के, सर कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं कि सब हमें जो है बेचने के लिए बताओ क्या कैसे बेचे सर। जबकि डीडीए फ्लैट पे कभी ऐसी मारामार होती थी फ्लैट पे के, सब स्कीम निकलती थी और दुनिया भागती थी तो लेने को। नरेश जी, जैसे कि डीडीए ना तो कानून की मान रहा है, तो क्या जनता ये मान के बैठ जाएगा वाले कि भाई अब इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो तो कानून की भी नहीं मान रहा डीडीए। ग्राम सभा की जमीन रूल के हिसाब से, सामाजिक दृष्टि से भी गांव वालों की है, क्योंकि उन्होंने कभी छोड़ी थी वो जमीन, ठीक है, लेकिन उस कोर्ट के उस ऑर्डर को भी नहीं माना। अब जो कोर्ट नई ऑर्डर दे रही है, जैसे आपने बताया, उनको भी नहीं मान रही, ठीक है, खुला खुली दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है, तो क्या हिसाब किताब? जनता मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर तो नहीं बैठ जाओगे, घर बैठ जाओगे तो कुछ भी मिलेगा ही नहीं, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। क्या करें तो देहात के लोगों को, लेकिन मैं ये कहता हूँ जहाँ अर्बनाइज अभी हो रहे हैं वहां लैंड की उतनी ज्यादा कीमत अभी नहीं है, अगर एफर्ट्स किए जाएंगे। दूसरा ये है कि हमने जो चीजें लड़के 30 साल में सीखी है, 40 साल में सीखी हैं, वो उनको एक्सपीरियंस वो यहाँ से वो ले सकते हैं और उससे आगे वो बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते, काम तो होते हैं, अगर कराए तो हमने भी सब है 6 मीटर से 10 मीटर तक के रोड जो है सब छुड़वाए हैं, चारों तरफ प्रेशर वो बना के छुड़वाए हैं,
कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ी है, बाकी भी प्रेशर बनाने पड़े हैं, तो वो सारे काम तो करने पड़ेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए सुविधा ये, बाकी देहात के लिए सुविधा ये है कि उस लड़ाई से सीख सकते हैं, उससे सीख के और आगे जो है, आज उनको जिस जमीन की कीमत नहीं नजर आ रही है ना, उसकी कीमत कल क्या होने वाली है वो सोच भी नहीं पाए। अच्छा सर जी, मैं थोड़ा सा एक सवाल करूँगा, ठीक है। जितेंद्र जी हैं हमारे साथ, तो जितेंद्र जी ने स्पेशल आपके लिए एक सवाल भेजा है कि आज तक के जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, ऐसा तो कह नहीं सकते कि गलती नहीं हुई, सबसे होती है गलतियाँ, ठीक है। भगवान राम से भी गलती हुई थी, तो आपसे भी कुछ गलतियाँ होंगी, आज भी होती रहती होंगी, तो उन गलतियों में क्या सुधार करें गांव वाले? आपके एक्सपीरियंस का इतना फायदा तो उठा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं उनको? देखो, मैं एक चीज कहूंगा, मेरा जो एक एक्सपीरियंस लंबा रहा ना, स्पोर्ट्स का, पॉलिटिकल का, कल्चरल का, सब जो रहा है, मतलब गांव से जुड़े होने के कारण गांव का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि गांव में दिक्कतें क्या आती हैं कि गांव में ना, जैसे पंचायतें तो खत्म हो गई है, बारडब्ल्यू कुछ जगह बन गई है, कुछ बन जाएंगी। नॉर्मली होता क्या है कि एक आदमी, दो आदमी, तीन या चार आदमी काम करने वाले होते हैं, 10 आदमी टांग खींचने वाले होते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि मान लिया किसी की लैंड बाहर की तरफ नहीं लगती है, सिर्फ अंदर है गाँव में, वो कहता है यार पेरिफेरल छोटे नहीं छोटे, मेरे को क्या लेने देना, मेरे को क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ अच्छा ना छोड़े इसका भी। तो इस तरह के भी लोग सब जगह मिल जाते हैं, सभी समाज में सब जगह मिल जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो ऐसा एक ग्रुप हर गांव में बने जिसमें 5, 7, 10 बच्चे हों, यंग हो और एक्सपीरियंस लोग भी साथ में रखें, लेकिन उसमें यह है कि एक ऐसा ग्रुप बने और वो ग्रुप जो काम करे वो ये सोच के ना करे कि भाई सबसे मैंने चंदा लेना है, सबकी मैंने भागीदारी लेनी है, सबका मैंने सहयोग लेना। बाकी भागीदारी उनकी उतनी लो कि कहीं आपको भीड़ दिखानी है, जाना है, तो आप ले जाओ उनको। अच्छा, पैसे के लिए भी मैं समझता हूँ आज के और 40 साल के पहले के समय में बहुत अंतर आ गया। आज लोग संपन्न हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं। हमने तो 40 साल पहले भी चंदा नहीं लिया। यहाँ भी हमने, आज भी मेरे 2 केस तो जो है सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़े, गांव के चारों तरफ पेड़ों को बचाने के लिए, कोई सोच नहीं पाएगा। तो मैंने जो है एनजीटी में केस फाइल की। तो हम किसी से चंदा नहीं लेते। एक 5-7 लोगों का, 10 लोगों का ग्रुप है, जब भी जरूरत होती है वही इकट्ठा कर लेते हैं। लाख रुपए देना है फीस वकील को, तो 10,000 10 लोगों ने इकट्ठे कर लिए और दे दिए। चंदा क्यों नहीं लेते हैं? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपने जैसे ही चंदा लेना शुरू किया ना, वैसे ही उसमें जो है फिर वो बनकरावा होना शुरू हो गया, आलोचना शुरू हो जाएगी, टांग खिंचाई शुरू हो जाएगी। मैंने, वो देगा 500 रुपए, मैंने 500 रुपए दे रखे, पता क्या हुआ उसमें। तो बजाय उसके एक ग्रुप बने, संपन्न लोग हो गए, अब इतने संपन्न हैं कि सब कर सकते हैं। तो 10-1 लोगों का एक ग्रुप हर गांव में बनाए, 10-11 लोगों का, और वो ग्रुप ही काम करे। कहीं जरूरत पड़ती है, आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर अपने आप देने वाले भी आपको आ जाते हैं। अगर आप वास्तव में जेन्युइन काम कर रहे हैं और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर जेन्युइन लोग आके कहते हैं कि साहब मेरे से भी जो है ना कंट्रीब्यूशन दिया करें। अच्छा नरेश जी, नाहरपुर गाँव, इसी बात नहीं, फिलहाल 3 सवाल है मेरे नाहरपुर गाँव की, छोटे छोटे जवाब होंगे। क्या नाहरपुर गांव शहरीकरण है? जी, आपने दिया जवाब जी है। कुछ शहरीकरण जब से घोषित हुआ है और आज तक इसमें कुछ पॉजिटिव चेंज हुए हैं? खुश हो आप उस चीज से? पब्लिक है उससे संतुष्ट है? कुछ फायदा हुआ है इससे? देखो, शहरीकरण से एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क ये तो आता है कि जब आप एक कॉलोनी के बीच में आ गए हैं, अपने एरिया के बीच में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का फर्क पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ कि बल्कि अगर सही पूछा जाए ना, तो गाँव में जब जाते हैं तो वहां सड़कें ज्यादा अच्छी नजर आती है। सच बताऊँ, आज तो ये स्थिति होगी कि यहाँ तो फिर भी जो है थिकली पॉपुलेटेड होने के कारण, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो है वो रोड टूटती रहती है, सीवर अटम शटम। गाँव में भी देखता हूँ ज्यादा बढ़िया आज की डेट में रोड है। तो अर्बनाइज वाला विशेष तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि फैसिलिटी आपके सराउंडिंग में आ जाती है, हॉस्पिटल्स आ गए, दूसरी फैसिलिटी आ गई, बड़े हॉस्पिटल्स आपको नजदीक में मिल जाते हैं, या दूसरी सब सुविधाएं, मेट्रो आ गई, ये सब सुविधाएं। बाकी गांव तो देखो, मेरे चाची एक बात कहा करते थे कि इस दुनिया के अंतिम दिन तक गांव गांव ही नजर आएगा, वो शहर नहीं हो सकता। उसकी जमीन में शहर बन गए हैं, उसकी जमीन में शहर हो गए, बढ़िया बढ़िया, एक से एक बढ़िया। साउथ दिल्ली चले जाओ, सेंट्रल दिल्ली चले जाओ, इधर भी जो है बढ़िया कॉलोनी बनी है, सब ठीक है। लेकिन गाँव की सीमा में पैर रखते ही पता चलता है गाँव, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं आता। ये बड़ी एक जो है ना वो दुखदाई बात। नरेश जी, तीसरा सवाल, छोटा सवाल है, बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश होगा, और जो देख रही है पब्लिक उसके लिए भी। जब आपने शुरू किया, आपका तो गांव शहर भी बन गया, ठीक है, तब आपने सामाजिक सेवा शुरू की, अपने गांव के लिए आवाज उठानी शुरू करी, जनता में तब और अब कोई फर्क पड़ा है? जागरूक हुई है? जागरूक तो हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आज सबको पता है गांव में कि भाई कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं, ये सब काम हुए तो क्यों हुए हैं। यहाँ लोग आते हैं, 30-30, 40-50, 50 लोग बैठते हैं। मैंने स्पेशली रखा हुआ है कि अक्सर कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है, गांव से भी, गांव से बाहर से भी, कॉलोनी की भी चलती रहती है। बहुत सारी संस्थाओं में मैं प्रेसिडेंट, तो चलता रहता है वो सब जो चीजें।
तो ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अहम अभी भी है। अहम आदमी के अंदर ये जरूर है कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब किसी और का नाम मैं कर दूं, मेरा ना आए। वो अहम तो गांव से जाता नहीं है। मैंने देखा है, अब यहीं बराबर में ये पॉकेटें हैं, इनमें आरडब्ल्यू हैं, इनमें आरडब्ल्यू को आगे किया जाएगा। आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होंगे, अपनी बात रखेंगे, फंक्शन भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, विधायक को बुलाएंगे, कॉर्पोरेटर को बुलाएंगे। गाँव में अगर वही काम करना होगा तो गाँव में कोई आपको आरडब्ल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो कहेगा मेरे को जानता है विधायक में हूँ ना सामने, मेरे को जानता पार्षद में हूँ ना। तो अपना फेस आगे करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे गांव के पिछड़ने का एक मूल मंत्र है, मूल कारण है। जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक आप किसी को लीडर नहीं मानेंगे, जब तक आप किसी के पीछे नहीं चलेंगे, तब तक आप विकास नहीं करोगे। अच्छा। या तो फिर बिल्कुल ही आप जो ये सोच के कर ले कि यार कोई भला कहता है बुरा कहता है, मैंने तो काम करना है, मैंने अपने गांव के लिए काम किया, यही सोच के किया है, इस देहात के लिए भी किया जितना मैं कर सकता था, मैं ये सोच के करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता मुझे क्रेडिट मिले, मैं ये सोचता हूँ मैं काम कर दूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नरेश जी, थोड़ी देर के लिए आपको विराम देते हैं। नंबरदार जी नमस्कार। ठीक है। अच्छा सर, आपके गांव है कुतुबगढ़ से लेके कंजावला, बवाना, फलाना, दिखला, जो भी गांव है, मैं थोड़ा देसी गाँव हूँ, ठीक है, सारे शहरीकट बन चुके हैं। शहर आपके सामने बैठा है, बिल्कुल, इन्होंने जो बात की बता भी दी जी, ठीक है। एक एक इंच जमीन के लिए जी लड़ रही है। नरेश जी गलत तो नहीं कह रहा? एक एक इंच जमीन के लिए, जमीन वो हमारी है, गांव की है, ठीक है। यहाँ से कुछ संतुष्टि हुई बातों का, कुछ नई बातों का पता चला, कुछ एक्सपीरियंस और बढ़ा आपका? देखिए, बातों की संतुष्टि है। नरेश जी काफी पुराने परिपक्व, मैच्योर, काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।